वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 6,957 करोड़ रुपए के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा और आसाम के नागौन जिले में 2 अमृत भारत ट्रेनों को अमली तौर पर हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं आज दोबारा काजीरंगा का दौरा करने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। इन्होंने कहा कि अपने पिछले दौरे की याद ताज़ा करना फितरी है। 2 साल कबल काजीरंगा में गुजारे लम्हात काजीरंगा में रात गुजारने का मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास मौका है। अगले दिन एक हाथी सफारी के दौरान मैंने इस इलाके की खूबसूरती को करीब से देखा। जब मैं आसाम जाता हूं तो मुझे हमेशा एक ख़ास खुशी महसूस होती है। इन्होंने कहा कि मैं मुल्क भर से सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों को मुबारकबाद देता हूं। इस मौके पर आसाम के चीफ मिनिस्टर और दीगर भी मौजूद थे। आज असम की धरती से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में हिस्सा लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख पहुंचे। याद रहे कि आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास 19 था 23 जनवरी में मुनक़्क़िद होगा। इजलास के दौरान मरकजी वज़रा हिंदुस्तानी बरामदात को मुतनव्वे बनाने और नायाब ज़मीनों की तलाश की कोशिशों पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा दीगर कई अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ रहे कि इस इजलास में मरकजी वज़रा के अलावा तेलुगु रियासतों के वज़राए आला चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और आसाम के चीफ मिनिस्टर भी शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है और अब मुंबई के मेयर के ओहदे के लिए सियासी जंग छिड़ रही है। बीएमसी में महायुति को अक्सरियत हासिल करने के बाद इस ओहदे के लिए इत्तेहादी जमातों के दरमियान रस्साकशी जारी है। शिवसेना शिंदे ग्रुप ने मेयर के ओहदे पर शर्तें लगा दी और शिंदे ग्रुप के तमाम काउंसलर्स को एक होटल में रखा गया है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय राउत ने इस पूरी सूरत हाल पर महायुति को तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने दावा किया कि वो कई काउंसलरों से राब्ते में, कोई भी बीजेपी का मेयर नहीं चाहता। खुद एकनाथ शिंदे भी बीजेपी का मेयर नहीं चाहते। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने जीतने वाले कॉरपोरेटरों को वहां रखकर एक होटल को जेल में तब्दील कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि तमाम जीतने वाले कॉरपोरेटरों को ताज होटल में कैद कर दिया गया है। शिंदे को खदशा है कि कोई इनके कॉरपोरेटर को खरीद सकता है। राउत ने कहा कि जो लोग कैद हैं इन्हें फौरी रिहा किया जाए क्योंकि ये इनका हक है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है इतना शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए।
ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर और ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मुंबई के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीएमसी के इंतखाबात तवील अरसे के बाद हुए हैं और हर इलेक्शन में कोई न कोई जीतता है और कोई हारता है। इन्होंने कहा कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो मुंबई वालों की उम्मीदों पर खरा उतरे। अरसे के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है। अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। अब अगले 5 साल जो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है कि मुंबई की तरक्की हो। वैसे भी हम जैसे लोग जो बड़े अरसे के बाद मुंबई आते हैं, फ़र्क तो बहुत देखा हमने। मैं मुंबई में था 3 साल, मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में। उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे कि कोस्टल रोड जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बन गया। और इसी तरह और चीज़ें मुंबई के लिए बने तो यहाँ के निवासियों को फ़ायदा होगा। मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन 2026 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर माजूर खिलाड़ियों के लिए खुसूसी रन का इनेकाद किया गया। जिस्मानी माजूरी के बावजूद चैंपियंस ने रेस में शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम में फिल्मी अदाकार आमिर खान और दीगर ने भी शिरकत की। ये प्रोग्राम सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि हौसले, खुद एतमादी और बराबरी के पैगाम की अलामत है। खूप आनंद आणि खूप एक्साइटेड आहे आम्ही। मी फर्स्ट टाइम आलो, तो सब पहली दफा आ रहे हैं। सो और एक्चुअली जो एक्साइटमेंट हमने देखा पीपल विद डिसेबिलिटीज के रन में और सीनियर सिटीजन्स के रन में, वो जो एक्साइटमेंट था तो मुझे भी लगा कि यार हर साल आना चाहिए। बहुत कमाल का स्पिरिट है, मुंबई का बहुत कमाल का स्पिरिट है और ये मैराथन का बहुत कमाल का स्पिरिट है। टाटा मुंबई मैराथन में मैंने फर्स्ट टाइम 21 किलोमीटर किया और आज का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग से ही लीड लेके फर्स्ट पे चल रही थी तो अच्छा फीलिंग आ रहा था कि हाँ फर्स्ट हूँ। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 25 जनवरी को पटना में होने वाली है। बिहार इंतखाबात में शिकस्त के बाद ये एक अहम मीटिंग है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर मुकर्रर किया जा सकता है। इसकी अहम वजूहत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ती उम्र और खराबी सेहत है। ताहम तेजस्वी यादव अब भी पार्टी के अहम फैसले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान तकरीबकारी करने वाले लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव अपने गैर मुल्की दौरे के बाद से सरगर्म है और हाल ही में इन्होंने पार्टी लीडरों के साथ कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। बहरामपुर के एमपी यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद के महेशपुर इलाके में महलूक महाजिर मजदूर अलाउद्दीन शेख के घर पहुंचे। यूसुफ पठान ने इनके ख़ानदान के तमाम अफराद से बातचीत की और लड़की की तालीम की जिम्मेदारी के साथ साथ माली मदद का भी यकीन दिलाया। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि वो महलूक महाजिर मजदूर के अरकान ख़ानदान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो भी इंसिडेंस हुआ बहुत ही पेनफुल है और ये बार बार होता आया है। ये आगे से ना हो तो इसके लिए अभिषेक बनर्जी ने भी बात किया है और मैंने भी इससे पहले लेटर लिखा था कि बेलडंगा, बहरामपुर और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ जब वो बाहर काम करने जाते तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो वो ना हो, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक है और अपना पेट और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते
स्टेट के, और वहाँ पर जाके वो दूसरे स्टेट के लिए भी ग्रोथ का काम करते, उनके डेवलपमेंट का काम करते। ये हमारे देश के नागरिक है, इनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सिचुएशन क्या है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है। उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर मुमलिकत संजय सेठ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी रिपब्लिक डे परेड कैंप 2026 का दौरा किया। एनसीसी कैडेट्स और अहदेदारों से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने कैडेट्स के हौसले और कौमी खिदमत के जज्बे की सताइश की। उन्होंने कहा कि एनसीसी नौजवानों में क़यादत, हुब्बुल वतनी और जिम्मेदारी का शऊर पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही है। और हम सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैडेट रहे, उपराष्ट्रपति कैडेट रहे, आदरणीय रक्षा मंत्री जी कैडेट रहे, और ये कैडेट अनुशासन, साहस और कर्तव्य, यही तो मंत्र है। और उसी मंत्र से एनसीसी कैडेट का एक बनता कि साहब हम रिपब्लिक डे परेड में भाग लें। अब 17 लाख बच्चों में 2400 बच्चे, और आप देखो कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, एनसीसी के कैडेट तुरंत कूदते हैं। मैं भी पंजाब गया था बाढ़ में, मैंने पूछा, बाढ़ पीड़ित में मैं कई दिन तक रहा, मैंने पूछा गांव वालों से, जहां 15-15 फुट पानी था, वहां के लोगों ने बताया कि इंडियन आर्मी को सैल्यूट कर रहे हैं और एनसीसी कैडेट आए। यही एनसीसी कैडेट है। और जब देश आज युवा देश है और पूरी दुनिया भारत के युवाओं की ओर देख रही है, इनका एक ही लक्ष्य है 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने मरकज और बिहार की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने बिहार में अमन-ओ-अमान की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कैसा सुशासन है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सुशासन होता है बिहार के अंदर, एक किस्त दे करके पैसा बंद, ये सुशासन है आपका। केंद्र में सरकार आपकी है और आपने कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर और कितनों को बाहर किया, उसका सूचित देश को बताएं। लोगों का मूर्ख ना बनाएं, केवल लोगों का मूर्ख बना रहे। कितने घुसपैठी आपने पकड़े, कितने घुसपैठी आपने चिन्हित कर करके डिपोर्ट करने का काम किया। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और बीजेपी के सहयोगियों की ऐतिहासिक मौत हुई है राजनीतिक। समझ बता तो रहा, उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है और बीजेपी का फिर एक बार साबित हो गया कि बीजेपी अपने जो सहयोगी दल हैं हमेशा उनको खाने का काम करती है। कैसा सुशासन है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मोहम्मद नोमान ने ईरान में लोगों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया आलमी बरादरी के लिए इंतहाई तशवीक है। इन्होंने कहा कि मजीद सानियात को रोकने के लिए फौरी इक़दामात किए जाने चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जमहूरी इक़दार और इंसानियत के साथ खड़ी है। That is happening in Iran, where thousands of civilians are being killed by their government. This is a human crisis. Congress always stands with the democratic values, with the humanitarian crisis. It could be from South Africans' apartheid movement to all the way up to Palestine's global rights. This is the voice of the Congress party all the time. And it is very sad that BJP today is not talking about this. Humanity first should be the slogan globally, and India should take this at the international level to discuss about the killing of the civilians, especially using of the bullets and the ammunition is not good, and it can be held harshly, especially when the time when every civilian can come out and talk to in terms of their democracy, to save their democracy. India being the largest दिल्ली से पटना जाने वाले तेजस राजधानी एक्सप्रेस को हुक्काम की जानिब से बम की धमकी मिलने के बाद हफ्ते की रात आधे घंटे से ज़्यादा के लिए रोक दिया गया था। रेलवे हुक्काम का कहना है कि कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली। दिल्ली कंट्रोल से अलर्ट मौसूल हुआ, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों को ट्रेन को रोकने और वसी पैमाने पर चेकिंग करने के लिए कहा गया। एक अहदेदार ने बताया कि जैसे ही इतला मिली, बम डिस्पोजल टीम, मुकामी पुलिस,
स्टेशन हाउस ऑफिसर, सिविल हुक्काम और फायर ब्रिगेड अफसरान मौके पर पहुंचे, ताहम चेकिंग के बाद इन्हें यहां कुछ नहीं मिला। हुक्काम के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर ने मुश्तरका तौर पर ट्रेन का मुआयना किया। तलाशी मुकम्मल होने के बाद हुक्काम ने तस्दीक की कि यह धमकी एक धोखा थी। इसमें किसी संदिग्ध वस्तु के होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उस संबंध में हम लोगों के द्वारा बम डिस्पोजल टीम और हमारी सिविल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी की टीम के द्वारा रेलवे के सहयोग से चेकिंग कराई जा रही है। और इसमें हमारी आरपीएफ की टीम है, जीआरपी की टीम है, सिविल पुलिस की टीम है, रेलवे की टीम है और बम डिस्पोजल टीम है। ट्रेन लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, सामान्य है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को बेहतर और शफाफ तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकती है, जबकि तकरीब में दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, उसके लिए इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है और हम इस बात को महसूस करते हैं। तमिलनाडु बीजेपी लीडर तमिलसाई सौंदरराजन ने इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान जमात अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई। इन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद को इक़्तिदार हासिल होना यकीनी है। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे से रियासत की सियासी सूरत हाल तब्दील होगी और आने वाले असेंबली इंतखाबात में एनडीए को इक़्तिदार हासिल होगा। Yeah, it's very significant. 23rd, we are eagerly expecting our Honorable Prime Minister. And this is the first NDA meeting. And 2026, we are expecting a great victory because it is anti-incumbency and there is confusion in the India alliance. You would have seen the Congress leaders assembled Delhi and they were opining different opinion. And definitely there are even Jallikattu, the people are injured. Yesterday itself I told there should be a safety measures for them. So nothing organized in Tamil Nadu and definitely NDA will win. So for that, it's a great expectation from the people, and we are very thankful. Our Honorable Prime Minister celebrated Pongal and DM. राजस्थान में भीलवाड़ा हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सिटी के तौर पर जाना जाता है। मुतअद्दिद प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ घरेलू और आलमी इस्तेमाल के लिए सूत, ताने बाने और गारमेंट्स तैयार करते हैं। ये शहर अपनी मुतहर्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। शहर के टेक्सटाइल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को इस साल पेश होने वाले मरकजी बजट से काफ़ी तवक्कुआत है। इनके मुतालबों में एक अहम मुतालबा भीलवाड़ा में एक वक्फ टेक्सटाइल पार्क का क़याम है। मैन्युफैक्चरर्स का ख्याल है कि तमाम इकाइयों को एक नामजद इलाके के तहत लाने से इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी और सनत के तवील मुद्दती तरक्की में मदद मिलेगी। भीलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल पार्क की बहुत सख्त जरूरत है। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और टेक्सटाइल पार्क में ही मिल सकती है। टेक्सटाइल पार्क की बहुत सख्त आवश्यकता है। केंद्र सरकार से भीलवाड़ा वासी की सख्त डिमांड है टेक्सटाइल पार्क बनवाया जाए। उसके यहाँ प्रोसेसिंग, वीविंग सभी इकाई एक साथ स्थापित हो जाए, स्पेयर वगैरह सभी एक साथ मिल जाए तो भीलवाड़ा का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा उससे। जी, हम लोग काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चाइना के अगेंस्ट में हमारी प्राइस बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं है हर एक एंगल से। इससे कई सारे कारण हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग इन ड्यूटी ड्रॉबैक, रोडटेप एंड आरओसीटीएल। उनको परसेंट बढ़ाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चीनी मांझे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। दरियासना पुलिस और म्यूनसिपल हुक्काम चीनी मांझे के खतरात को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। शीशे से लैस पतंग के तारों पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि ये कई मौके पर जानलेवा साबित हुए हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि पेट्रोलिंग कांस्टेबलों को हिदायत दी गई कि वो चीनी मांझा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल करने की हिदायत गुज़िश्ता 10 दिन पहले जारी ना करने की हिदायत जारी कर दी गई थी। इन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में मुसलसल छापे मारे, ख़ासतौर पर बसंत पंचमी के आसपास पतंगबाजी बढ़ जाती है। इसके पेश नज़र हर जगह कांस्टेबल तैनात कर दिए गए हैं और चाइनीज़ धागा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है।
चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करने की हिदायत 10 दिन से दी जा रही थी। इसके क्रम में लगातार छापे हमारे द्वारा किए गए हैं। हाँ, ये बसंत पंचमी के आसपास खासतौर से पतंगबाजी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए सभी जगहों पे बीट कांस्टेबल को एक्टिव किया गया है। कहाँ-कहाँ पर चाइनीज़ मांझा बिक रहा है उसके खिलाफ में कार्रवाई के लिए निर्देशित। निगम अपने जितने भी ऊपरगामी पुल हैं उन पर आपको जानकारी होगी कि प्रदेश भर में भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पर भी 1-2 दुर्घटनाएं काफ़ी गंभीर स्थिति की दुर्घटनाएं हुई हैं। नगर निगम ने पिछले 15 दिनों से लगातार इतवार 1 फरवरी को मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन बजट पेश करने वाली है। इससे कबल कई रियासतों को इस बजट से तवक्कुआत है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सेहत की सनत को भी मरकजी बजट से खुसूसी रिलीफ पैकेज की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में सेहत की सनत से वाबस्ता अफराद का बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह खुसूसी रिलीफ पैकेज सनत की पहचान के नफाज, टैक्स की कम शरह और प्रमोशनल बजट में इजाफे की तवक्को रखते हैं। हाउस बोट्स की मैं खासकर बात करूंगा। हमारे दरवाजे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और जो बिजली पे हमें मतलब बहुत सारी हैवी बिल्स आ रही हैं, तो वो भी हमें मतलब बर्डन हो रही है। इनके हाउस बोट्स में एक बल्ब भी नहीं जलता। अभी भी मतलब बहुत सारे हाउस बोट्स हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले बजट में गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ खास एलोकेशन ऑफ फंड्स करे, जिसमें ये सेक्टर जो हमारा अभी सफ़र कर रहा है इसको एक रिलीफ मिले। हमें एमनेस्टी मिलनी चाहिए बिजली में, हमारे जो टैक्सेस हैं उनमें रियायत करनी होनी चाहिए और एक एलोकेशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को फिर से रिवाइव करें। My expectations as the tourism stakeholder is that अभी जो बजट आने वाला। हरियाणा के मेवात में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। इतला के मुताबिक अचानक ब्रेक लगने की वजह से 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई जिसकी वजह से बड़ा हादसा पेश आया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस और अवाम मौके पर जमा हुए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया जहां इनका इलाज जारी है। इस दौरान पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हाँ, पीछे की हमें पता नहीं पड़ी है। 2 मिनट का रास्ता 2 मिनट में ही लगती चली गई। जब तक हम गाड़ी से नीचे उतरे तब तक लगती चली गई। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पुलिस तो आई है कम से कम 8 घंटे में आई पुलिस तो। निकालने गए थे, इतना टाइम ही नहीं मिला गाड़ी में। 2 मिनट तो सारी हुई नहीं, 2 मिनट में तो आग लगनी चालू हुई है गाड़ियों में। 2 मिनट में गाड़ी लगती आग लगी है। ये नहीं हुआ कि 5 मिनट भी मिल जाते, टाइम गैप मिल जाता 2-4 मिनट। तो ये गाड़ी टूटी पड़ी थी, आई इसमें ठोकी। कितने बजे? हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज इंदौर में खेला जा रहा है। हिंदुस्तानी कप्तान शुभमान गिल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। 3 मैचेस की सीरीज इस वक्त 1-1 से मसावी है। इस तरह आज हो रहे मुकाबले में दोनों टीमें जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। इस मुकाबले में टीम इंडिया को खासतौर पर अपने बॉलिंग अटैक पर तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि वो दूसरे मुकाबले में बड़े स्कोर का दिफा करने में नाकाम साबित हुई। इस दौरान टीम इंडिया ने बॉलिंग अटैक में तब्दीली करते हुए अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है।